नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। बहुत खास प्रस्तुति के साथ आपके बीच मौजूद हैं हम। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 13 साल पहले एक ऐसा एनकाउंटर हुआ था जिसने कई सियासी दलों के दिल पर छुरियां चला दी थी। कई सियासी दलों के बड़े चेहरों को आंखों से आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन 13 सालों पहले हुए एक बलिदान पर इन सियासी चेहरों के आंसू नहीं बहे थे। ज्यादा भूमिका में नहीं जाते हैं। 13 साल पहले बटला हाउस एनकाउंटर, जिस तरह से देश की राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की साजिश करने वाले आतंकियों का समूल नाश करने के लिए हमारे देश की पुलिस उतरी थी, उसी पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए गए थे बटला हाउस एनकाउंटर में। लेकिन 13 सालों बाद, देखिए कहते हैं ना, सच को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। 13 सालों बाद वो सच सामने आया। 13 सालों बाद कोर्ट की मोहर ने एक बड़ा तमाचा लगाया है उन लोगों को जिन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। फर्जी नहीं था बटला हाउस एनकाउंटर, तो ऐसे में वो सोनिया गांधी जिनके आंखों में आंसू आ गया था, क्या वो अब भी आंसू बहाएंगी उस बलिदान के लिए जो इंस्पेक्टर मोहन चंद ने दी थी? क्या वो अब भी आंसू बहाएंगी उस गलत फहमी को देश में फैलाने के लिए जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हुए थे? और क्या अगर ऐसा है तो कांग्रेस ब्रिगेड को माफी नहीं मांगनी चाहिए? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नैरेटिव सेट करने की 13 साल पहले कोशिश की गई थी, 13 सालों के बीच में उस नैरेटिव ने किस तरह से देश की राजनीति को दिशा और दशा दी, कितना कुछ बदला है, क्या कुछ बदला है, इन सब पर हमारी नजर आज होने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरीके से कोर्ट ने लगा दी है मोहर, फर्जी नहीं था बटला हाउस एनकाउंटर। तो 15 मार्च को इस पर सजा का ऐलान होने वाला है और देश ये चाहता है कि इन आतंकियों को फांसी जरूर हो। लेकिन उससे पहले देश ये भी चाहता है कि जिन लोगों ने बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था उन्हें भी देश से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस ब्रिगेड जिन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया था, जिन्होंने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के बलिदान को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, क्या उन्हें देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा टीवी स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत करती हूं। मेरे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे तेज तर्रार नेता हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी और रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। नवीन जी, सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करती हूं। 13 साल बीत गए, 13 साल इस नैरेटिव को सच करने में बीत गए कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था, सच था। यानी तुष्टीकरण की राजनीति के आगे सच की ही बलि चढ़ा दी गई 13 सालों से। नवीन जी, प्रवक्ता या मीडिया प्रमुख होने से पहले जब मैं मीडिया एक बड़े चैनल का संपादक था क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तब मैंने खुद इस इनकाउंटर को कवर किया है। मैं जानता हूं उसकी सच्चाई को, बहुत अच्छे से जानता हूं। और आतंकवादियों के मरने पर जिस प्रकार का मातम तत्कालीन सरकार ने मचाया था, कांग्रेस की सरकार थी, और जो उसने मातम मचाया था, मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा था कि वो चुनी हुई सरकार है क्या। देश के राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी 10 जनपद के अंदर कांग्रेस की माता सोनिया जी धाड़े मार मार करके रो रही थी। बार सलमान खुर्शीद इसका प्रचार कर रहे थे। तमाम विपक्षी दल, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, सब के सब छाती पीट रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने गलत लोगों को मार दिया, आतंकवादी नहीं। और वो हिंदू आतंकवादी का नैरेटिव सेट कर रहे थे और ये नैरेटिव सेट करने में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी शामिल थे। आज वो पूरा का पूरा नैरेटिव एक बार फिर जनता के सामने आया और देश की जो न्यायपालिका है उसने अपना निर्णय देते हुए बताया कि आतंकवादी ही थे जो मारे गए थे। मैं मोहन चंद शर्मा को भी बहुत करीब से जानता हूँ, राजवीर सिंह को भी बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि 30 वर्ष मैंने मीडिया में काम किया है और मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि किस प्रकार जान हथेली पर लेकर के हमारे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस के जवान अपने प्राणों की आहुति देते। और जब मेरे देश का जवान प्राणों की आहुति दे रहा था, तब कांग्रेस उस पर मातम, उस पर दुख, उसके आंसू बहाने की जगह, एक आंसू टपकाने की जगह आतंकवादी के पक्ष में खड़ी थी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है?
जी। आज पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, कम से कम माफी तो मांगे मोहन सिंह शर्मा के परिवार के लोगों को, या और मेरे जवान जो दिल्ली पुलिस के 55,000 और 75,000 के आसपास के कुछ जवान है, या फिर देश के मेरे जवान है 3.5 करोड़, उनको कम से कम लगेगा कि देखो कम से कम इन लोगों को बाद में इनके अंदर वेदना। लेकिन नवीन जी, ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि वो तो उनकी राजनीति, उनकी सहूलियत को फिट नहीं बैठता है ना, तो शायद ऐसा हो नहीं। तभी तो देखिए 13 साल बीत गए, 13 सालों तक एक बलिदान होता है, उस बलिदान पर रोना नहीं आता, लेकिन आतंकियों का एनकाउंटर हो जाता है, उस पर रोना आ जाता है। पक्ष में कौन खड़ा था अदालत में? इन आतंकवादियों के समर्थन में वकीलों की फौज किसने उपलब्ध कराई थी? जी, सब जानते हैं। कांग्रेस बताए ना कि आतंकवादियों के समर्थन में वामपंथी दल के लोगों और कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से अपने वकीलों की फौज को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया भाई? आप चंद्रमोहन जी, साथ हैं, आतंकवादियों के साथ हैं। वोट बैंक के लिए आतंक का समर्थन करेंगे। 13 साल पहले आतंकियों का फर्जी एनकाउंटर होता है, सोनिया जी की आंखों से आंसू बह गए थे। तमाम कांग्रेस ब्रिगेड ये कह रही थी कि आप लोगों ने मासूमों को मार दिया, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपके इन बयानों की वजह से 13 साल पहले एक सुपर कॉप बलिदान हो जाता है, वो देश पर न्यौछावर हो जाता है, और उन 13 सालों में उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी को 13 सालों तक ये झेलना पड़ता है कि उनके घर का मुखिया फर्जी एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। उन पर लगातार सवाल उठ रहा था। क्या सोनिया जी को उस परिवार पर रोना नहीं आता? क्या सोनिया जी को उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? चंद्रमोहन जी, देखिए लावणी जी, पहले तो जो आपके एक नैरेटिव लेके चले, मैं उस नैरेटिव का सबसे पहले विरोध करता हूं कि सोनिया जी ने आंसू बहाए। ये एक हमारे कांग्रेस नेता की बात थी जो आपके सामने आई, जिस नैरेटिव को आप आज भी लेके बुला रहे हो, और जिस नैरेटिव तो वो नेता कौन थे? चुटभैया नेता नहीं थे, वो चुटभैया नेता नहीं थे, वो बड़े नेता थे। देश को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी उन बड़े बड़े चेहरों पर थी। सर, कम से कम आज जब आप बोलिएगा, मैं उम्मीद करती हूं कि आज आप तर्कों के साथ बात करेंगे। आज हम अगले 1 घंटे में तर्कों पर बात करेंगे, सच पर बात करेंगे। झूठ 13 सालों तक सामने रहा सर, अब सच पर आ जाइए। आपके साथ मेरी बहुत डिबेट हुई है और मैं बहुत बार आपके साथ बैठा हूं, बिल्कुल बेबाक होकर आपसे बात करूंगा, बिना मतलब तर्क को साथ लेके बात करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मजा तब आएगा जब आप मुझे बोलने भी देंगे। आप अच्छे एंकर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी बात को बीच में काट दें। 1 मिनट मैंने पूरा आपको दिया, आप सच बोलिए आज। बिल्कुल, देखिए अब वो जो बात थी, अगर उस नैरेटिव को अगर आप एक एक कहे कि वो सोनिया गांधी जी ने ऐसा कहा, ये कहा, तो ये चीज आपका नैरेटिव और कांग्रेस का नैरेटिव नहीं। कांग्रेस के जो हमारे सीनियर नेता हैं, उसके अंदर जो हमारा हाईकमान है, उसका नैरेटिव आतंकवाद के हमेशा अगेंस्ट रहा है। उसी आतंकवाद की बलि हमारे पुराने जो शीर्ष नेता है वो चढ़े, उसमें इंदिरा गांधी जी में, उसमें राहुल गांधी जी में है, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं बेअंत सिंह के जो आतंकवाद की भेंट चढ़े, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। आतंकवाद टेररिस्ट हो, चाहे वो किसी तरह की गुंडागर्दी हो, वो नैरेटिव कांग्रेस का नहीं है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते आए हैं। अब विषय आता है कि कमियों को उजागर करने का विषय, अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उसको उजागर करने का फायदा किसको होने वाला है? तो वो तो फायदा मेरे भाई नवीन भाई बैठे हैं, साफ साफ पता है। जब पत्ता डगडगाने लगे तो उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है। जब बाटला हाउस केस हुआ था, उस समय सरकार किसकी थी? दिल्ली में सरकार किसकी थी, सेंटर में किसकी थी? और उसी समय उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, उन पर सजा भी हुई थी, और सब कुछ होने के बाद उस केस को चला भी था। अगर आज वो केस कहीं फैसला लेके आया है तो वो ये नैरेटिव नहीं सेट कर देता कि इस नैरेटिव में कांग्रेस हाईकमान का नैरेटिव इसके विपरीत जाता है। You have your 1 minute, आपने कंप्लीट कर लिया सर, यू कंप्लीटेड इट। अब इस पूरे 1 मिनट के दौरान अब मैं कुछ चंद बयान आपके सामने पढ़ रही हूं, जरा आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। याकूब मेमन की जब फांसी हुई थी, तब शशि थरूर, बड़े चेहरे हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है, सरकार प्रायोजित हमला करार दिया था। अफजल गुरु पर उन्होंने कहा कि सत्य, मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि न्याय नहीं हुआ। पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना पर सवाल उठाने वाले आप लोग थे, यहां तक कि संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गली का गुंडा तक कह दिया था। पुलिस आतंक से सामना कर रही थी, जांच पर आप सवाल उठा रहे थे, बाटला हाउस में आंसू आप बहा रहे थे, सलमान खुर्शीद सामने आकर सोनिया गांधी की पूरी कहानी बता रहे थे, पाकिस्तान की गुड बुक्स में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं क्या? तभी वहां पर इमरान खान कई बार राहुल गांधी का जिक्र कर देते हैं, राहुल गांधी की भाषा इमरान खान से मिलती हुई मिल जाती है। ये सारा नैरेटिव आप ही तो सेट कर रहे थे। आप आज मीडिया पर या हम पर सवाल खड़े या नवीन जी पर सवाल खड़ा करिए, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन देश पर सवाल खड़ा करना, देशभक्ति के लिए जान दे देने वाले पर सवाल खड़ा करना, जो हर वक्त आतंक से लड़ रहा है उन पर सवाल खड़ा करना,
ये कौन सा नैरेटिव है चंद्रमोहन जी, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देश के 135 करोड़ के जनमानस में नवीन जी भी हैं और चंद्रमोहन शर्मा भी है, वेद भूषण शर्मा जी भी हैं और अविनीश दुबे भी हैं। तो उसकी देशभक्ति का प्रश्न चिन्ह चंद लोग नहीं उठा सकते। सोनिया गांधी जी है कि नहीं है ये भी बता दीजिए। सोनिया जी का नाम भी ले लीजिए। बातें आई थी तो उस समय वो देशभक्ति के लिए चले गए थे दूर, और जब देशभक्ति की बात करनी आई थी तो उन्होंने तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया था। खैर वो इतिहास है, मैं इतिहास पे नहीं जाता, मैं प्रेजेंट पे आता हूं। देखिए, अगर आंसू की चर्चा करनी है तो आंसू की चर्चा तो हमारे देश के शीर्ष, हमारे देश के प्रधानमंत्री की आंसू की चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आंसू सदन पे कई बार दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी देश के किसान की शहादत पे आतंक पर आंसू बहाना, आप मेरे सवाल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तभी आपसे कहा था कि बहुत शांति से आपकी बात सुनूंगी, तर्कों पर बात करिएगा, सच पर बात करिएगा। नवीन जी आप देखिए, आतंक पर आंसू बहाने की जब भी बात आ रही है चंद्रमोहन जी, ये तमाम जितने भी हम बार बार देख रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े रिएक्शंस कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, वो शब्दों में पिरोकर सेटिंग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। नवीन कुमार जी, अभी हमारा जो नेता है, शीर्ष नेता में चंद्र ने भी कह दिया कि हम उसको आतंकवादी कहते थे। आतंकवादी कहा है? और अगर सलमान खुर्शीद जी हमारे नेता है, ठीक है, नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने कहा उसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस हाईकमान की बात की, उन्होंने अपनी बात को कहा, तो वो बात कांग्रेस की परिपाटी पे नहीं है, क्यों कांग्रेस की परिपाटी की बात है। नवीन जी, परिपाटी कहां जाके कांग्रेस की तय होती है? जिस परिपाटी की बात कर रहे हैं उसमें तो कोई कंपैटिबिलिटी, कोई सामंजस्य नजर आता ही नहीं है। नवीन जी, वो देशभक्त पार्टी अपने आप को देशभक्त साबित कर दे। जिन 4 नेताओं के नाम अभी आपने बोले, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, इन्होंने ये मानते हैं कि उन्होंने बयान गलत दिया, देश के सम्मान के, देश के सैनिक के, भारत के खिलाफ दिया, तो उनको तुरंत पार्टी से बर्खास्त करें। सोनिया गांधी बोले कि इन्होंने गलत किया है, मैं इनको पार्टी से निकाल दूं, शो को नोटिस दें, इतना कर दें। ये करवा सकते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि वो व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि जब उन बयानों पर बात हुई तो बोल दिया कि व्यक्तिगत बयान। व्यक्तिगत नहीं होता राजनीति में। अगर कोई व्यक्ति कोई पोजीशन लेके किसी पार्टी का बड़ा नेता है, उसका कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। जो भी बोलता है वो अपनी पार्टी के मुख पत्र पर बोलता है। सलमान खुर्शीद गली का कोई छोटा मोटा गली का कोई गुंडा थोड़ी है, गली का कोई छोटा मोटा नेता थोड़ी है जिसके कहने पे कुछ भी चलाएगा। सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री रहे, सोनिया गांधी परिवार के बहुत करीबी, उनके कहीं भी बात का वजन है, उनको सब सुनते हैं, इसलिए उनको देते हैं। मणिशंकर अय्यर देश के विदेश मंत्री रहे, सोनिया गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, उनकी बात को इसलिए महत्व दिया जाता है। कांग्रेस के बड़े नेता, कोर कमेटी के सदस्य रहे। अगर शशि थरूर केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस सरकार के अंदर रहते हुए भारत सरकार के मंत्री रहे, इसलिए उनको महत्व दिया गया। तो छोटे मोटे गली छाप नेता थोड़ी है, इसलिए इनकी तुलना कोई अगर ये बोलते हैं तो ये व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता। ये जो भी बोलते हैं वो पार्टी का एक चेहरा बोलते हैं, पार्टी का मुख पत्र बोलते हैं। मैं पार्टी का ऑफिशियल मीडिया प्रभारी हूँ, मीडिया प्रमुख हूँ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी है, मेरी जबान पर लगाम होनी जवाब दीजिए, बाकी के 2 मेहमानों के पास जाना है। चंद्रमोहन जी, हेलो चंद्रमोहन जी, हाँ जी, जवाब दीजिए। आप बोलिए। जी, आ रही है आपकी आवाज, मुझ तक आ रही है। नवीन जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कुछ बातें बोली जाती हैं और बड़े नेता बोलते हैं, अगर पदासीन नेता बोलते हैं, जिनके पास भारी भरकम पद हो, जो मंत्री हो, तो उनकी बातों का कुछ वजन होता है। आप लोगों के बयान, आंसू, ये तमाम चीजें देश में एक नैरेटिव सेट कर रहे थे और आज भी कई बार मुद्दों पर यही सेट करने की कोशिश की जाती है। ज्यादा दूर अगर आप नहीं गए हो तो कुछ दिन पहले ही आपको याद है ना कि केरल में क्या हुआ। देश को तोड़ने की बात होती रही, लेकिन केरल में, वायनाड में पहुंचकर देश में तोड़ने वालों का जिक्र तक नहीं किया गया राहुल गांधी की तरफ से। ये किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए लावनी जी, 1947 से देश आजाद हुआ, 2021 की विरासत के ऊपर आज हम खड़े हैं, तो हमने तो कहीं देश टूटते देखा नहीं। हाँ, जब बीजेपी थी तो देश नहीं टूटा था, जब मोदी सरकार आई तो देश टूटने और देश टूटने की परिभाषा आ गई। उसका उदाहरण आज भी दिखा कि हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आज आ गए। उन्होंने आके एक आपसे चैनल में जाके बैठकर बात करी और उन्होंने एक नैरेटिव किसने सेट करा। नैरेटिव अगर ईमानदारी से कानून मंत्री की तरह वो सेट करते, प्रेस विज्ञप्ति करते तो देश में जाता, लेकिन उस नैरेटिव का पूरा असर बंगाल इलेक्शन और आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कर दी, आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि अगर आतंकियों के एनकाउंटर पर सोनिया गांधी को, सुनिए चंद्रमोहन जी, वो आप अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अपना नैरेटिव सेट कर रही है अकॉर्डिंग टू यू। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि देश में एक सुपर कॉप, एक जवान को, एक जाबाज को खोया,
उसके परिवार से आज क्या सोनिया गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या सोनिया गांधी को सांत्वना के आंसू उन परिवार को नहीं दिखाना चाहिए? देखिए, अगर उनकी शहादत को लिए सलाम करते हैं, पूरे देश का हर वासी सलाम करता है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो या किसी पार्टी का भी हो। और उनको सम्मान के लिए भी कांग्रेस ने ही सम्मान दिया था। इस सम्मान के अंदर तब ये सोच के नहीं सम्मान दिया था कि हम इस सम्मान के अंदर किसी तरह का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं या विभाजन कर रहे हैं। वो विभाजन एक तर्कहीन था, जिसको बात कही किसी भी एक पक्ष के कई पक्ष होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर किसी की विचारधारा उससे सहमत नहीं होती, ये जुड़ी नहीं है। और उस विचारधारा को अगर आप एक पूरे चीज की नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करें, वो भी प्रेजेंट उन लोगों पे पड़ता है जो लोग इस विषय की बात उठाते हैं। जिस तरीके से आप लोग बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं से शब्दों को पिरोकर आप बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सच छुपेगा नहीं। कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है। वेद भूषण जी के पास जाना चाहती हूँ, रिटायर्ड एसीपी हैं। वेद जी, बड़ा महत्वपूर्ण होता है ऐसा कोई मुद्दा जिसमें एनकाउंटर करना पड़े और आतंक के खिलाफ लड़ाई हो रही हो, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो पुलिस आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम अपने एक साथी को खोएंगे और उसके बाद खुद पर ही एक बड़ी जांच झेलने लगेंगे। 13 सालों में कितना नैरेटिव बदला, क्योंकि मैंने अगर आप देखें कि इन 13 सालों में कई दफा ये देखा गया कि उस बटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली थोड़ी सी बदल गई। कई लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव होता है बहुत चीजों का। क्या एक नैरेटिव ने प्रभावित नहीं किया पुलिस की कार्यशैली को? लावड़ी जी, जो इस एनकाउंटर को लेकर सवाल पैदा किए गए, फेक एनकाउंटर बताया इसको, जो इसमें जो क्रॉस फायरिंग के अंदर जो उग्रवादी मारे गए थे, आतिफ और साजिद, उनके लिए लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी बात को टर्न डाउन कर दिया। ये जो आज जिनकी सजा हुई है, आरिफ खान, ये नेपाल भाग गए। 2018 में बॉर्डर से इनको पकड़ के दिल्ली पुलिस लाई। आज कल इनके ऊपर वर्डिक्ट आ गया, इनको दोषी करार कर दिया गया है। ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत संतोष की बात है। परंतु इन सालों के अंदर जो दिल्ली पुलिस एक दाग झेल रही थी, दिल्ली पुलिस के ऊपर एक दाग था कि पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर में इन लोगों को मारा है। आज उसका दूध से दिल्ली पुलिस को धो दिया है। दिल्ली पुलिस जो कलुषित थी वो बिल्कुल साफ हो गई है और ये बिल्कुल कोर्ट ने स्पष्ट उनको एक क्लीन चिट दिया दिल्ली पुलिस को और इस आरोपी को दोषी करार किया है। इसमें पूरा एक सुनवाई हुई है, एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। देश का जो कानून है, देश का जो सिस्टम है, उसके तहत तमाम साइंटिफिक एविडेंस उसमें पढ़े गए, तमाम गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में 105 पेज का ये जजमेंट दिया है, जिसमें 15 तारीख को सजा क्वेंटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी उम्मीद है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इसमें हमारे एक जाबाज मेरे साथी, मेरे कुलीग मोहनचंद शर्मा के साथ हम लोगों ने काम किया है, उनकी हत्या की गई है। तो उम्मीद है कि शायद इनको फांसी ही दी जाए और हमारी डिमांड है कि फांसी से नीचे ना दी जाए। आतंकियों को फांसी ही होनी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब फांसी की सजा हो तो याकूब मेमन के लिए जैसे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया गया था, फिर भी उसे फांसी हुई, तो ऐसे ही आदिल के लिए कुछ परिस्थिति ना पैदा हो, क्योंकि इस बार एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण सब कुछ सामने है। सच का साथ देने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, जल्द हाजिर होते हैं। तो बटला हाउस फर्जी नहीं था, एनकाउंटर कोर्ट ने मोहर लगा दी है, लेकिन ये मोहर 13 सालों बाद लगी है। और 13 सालों बाद जब सच सामने आया है, तो क्या कांग्रेस को सोनिया गांधी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए और सीधे सीधे ये आवाज नहीं उठनी चाहिए कि ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकवादी को फांसी की ही सजा होनी चाहिए? इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। एक बार फिर से चलते हैं पैनल के पास और अब सीधा रुख करूंगी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी का। अश्विनी जी, 13 साल लग गए, 13 साल लग गए इस बात को प्रूफ करने में कि एक एनकाउंटर जो कि आतंकियों का हुआ था, आतंक का सफाया हो रहा था, जिहादियों का सफाया हो रहा था, लेकिन वो झूठ नहीं था, वो सच था। एविडेंस, प्रमाण, साक्ष्य, यही तो चाहिए होते हैं ना कोर्ट में।
सब कुछ सामने होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि 13 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि जब आतंक और आतंकवादियों से लड़ने की बात आए तो ये अपील और दया और ये तमाम चीजों को साइडलाइन कर देना चाहिए? थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम में भी अब चेंजेस की जरूरत है। हमारे देश को एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम की आवश्यकता है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है या ऐसे केसेस हैं जो सीरियस क्राइम है, उनका स्पीडी डिस्पोजल हो। बाटला हाउस इनकाउंटर में आंसू बहे थे मोहन शर्मा की शहादत के लिए नहीं, उन 30 लोगों के लिए आंसू नहीं बहे थे जिन लोगों ने उस बाटला हाउस इनकाउंटर में 13 सितंबर 2008 को अपनी जान दे दी। उन 100 लोगों के लिए आंसू नहीं बहे थे जो उसमें इंजर्ड हुए। उन 2 जवानों के लिए जो घायल हुए, बलवंत सिंह और राजवीर सिंह, उनके लिए आंसू नहीं बहे। आंसू किसके लिए बहे? उन लोगों के लिए जो टेररिस्ट थे, जो 30 लोगों की हत्या के आरोपी थे। बाटला हाउस इनकाउंटर में जो रेडिकल्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेफ्टिस्ट थे, वो क्वेश्चन करने लगे थे और उसे कहने लगे थे फेक। दिग्विजय सिंह का बयान आप देखिए, कितना निम्नतर स्तर का बयान। अमर सिंह का बयान आप देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का बयान देखिए, और एक राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने तो एक पूरी ट्रेन भर के उस बाटला हाउस एनकाउंटर में जितने लोग जो आतंकी मरे तो उन आतंकियों के पक्ष में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करवाया। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, वो जामिया के स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएए के समय पूरे दिल्ली को घुटनों पे ला दिया था, वो जामिया के स्टूडेंट्स जिन्होंने वो तांडव मचाया था सीएए के समय एक कानून पास होने के बाद, उन जामिया के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने एक पूरा नैरेटिव सेट किया था और उसे फेक कहा था। बहुजन समाज पार्टी ने एक जुडिशियल इंक्वायरी की थी, मांग की थी। ऐसे समय पर जो पुलिस का हौसला है टेररिस्ट से लड़ने का, आतंकियों से लड़ने का, गुंडों से, बदमाशों से लड़ने का, वो हौसला कम हुआ। और आज अदालत में मैं समझता हूं हमारे देश की जो अदालत है देर से ही सही न्याय करती है, और आज अदालत की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे स्तंभ की वजह से आज हमारे देश में अगर हम देखें तो एक बार पुनः न्याय स्थापित हुआ है। और वो बिल्कुल सर, आई एग्रीड। और हम बहुत सम्मान करते हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं हमारे देश के न्यायालयों का, लेकिन फिर भी कहते हैं ना सर कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 13 साल तक एक परिवार को भी लड़ना पड़ा है, एक परिवार में एक पत्नी और एक बेटी को भी लड़ना पड़ा है, ये साबित करने के लिए एक बेटी को बार बार साबित करना पड़ा होगा हर पड़ाव पर कि मेरे पिता ने कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं किया था, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। क्या बीती होगी उस मनोदशा, उस बच्ची की मनोदशा समझते हैं आप? 13 साल के बाद और 13 साल का जो समय बीता है बहुत कुछ प्रभावित करता है। निश्चित तौर पर उस बात को नहीं लाया जा सकता है, परंतु आज हम देखें जो अरुंधति रॉय, हर्ष मंडल, शबनम हाशमी, प्रशांत भूषण, कविता कृष्णन, कोलिन गॉन्सल्वेज जैसे लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट हैं, इन लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया था वो नैरेटिव आज एक्सपोज हुआ। और दिल्ली हाईकोर्ट में भी 21 मई 2009 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 22 जुलाई 2009 को क्लियर किया था कि पुलिस का कहीं किसी वायलेशन में हाथ नहीं है। इस तथ्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और अदालतों में और पुलिस की व्यवस्था में हमें विश्वास रखना होगा। ठीक है, हम तथ्यों को इग्नोर नहीं कर सकते, हम परिस्थिति को इग्नोर नहीं कर सकते। नवीन जी, अब एक कदम आगे बढ़कर आप लोग लगातार कहते हैं कि आपकी सरकार आतंक से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, जिहादियों से लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सच के लिए, सब तरीके की परिस्थितियां हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़कर मैं आपसे पूछती हूं, बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, 13 सालों तक उसे फर्जी करार देने वालों ने अपनी राजनीति की। आज 13 सालों बाद जब सच सामने आ गया तो आपको नहीं लगता कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में बाटला हाउस ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं सर, ऐसे कई सारे नो गो एरियाज बन चुके हैं जहां पर देश की पुलिस को जाने में डर लगता है। ये सच्चाई है, वो ऑन द कैमरा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बात उनके जहन में हर पल रहती है कि उन नो गो एरियाज में अगर वो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लौट के ना आए, अपने परिवार से दोबारा ना मिल पाए। तो क्या सरकार में होने के नाते उन नो गो एरियाज के लिए, उन मिनी पाकिस्तान के लिए सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए? हम उम्मीद रखते हैं आपसे। कुछ कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ जब होती है जब उस एरिया से चुने हुए प्रतिनिधि एक दंगे में शामिल हो जाते हैं, दिल्ली को जला डालते हैं, लोगों को मार डालते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि आज इस चैनल पे है नहीं दिल्ली की रूलिंग पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग, वरना मुझे सवाल जरूर पूछता है। ताहिर हुसैन जिसने पूरी दिल्ली को जला डाला, लोगों को
कितने 36 हमले करके वहां के लोगों को गोद डाला, चाकुओं से मार डाला, आईबी को अफसर को, अंकित शर्मा को मार डाला, पुलिस वालों पर गोली चलाई, लोगों को घरों को आग लगा दी, वो आज भी आम आदमी पार्टी का सदस्य है। दुर्भाग्यपूर्ण है। दिन भर चैनलों में बैठ करके भाषण देने वाला आदमी, अपने आप को संत बताने वाला आदमी है, कितना धूप है। जब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आतंकवादी के समर्थक हो जाएंगे, जब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देश को चलाने वाले लोग, कानून बनाने वाले लोग आप भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाएंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ऐसे में देश की जनता को भी सोचना, हमको भी सोचना, आपको भी सोचना, सबको सोचना है कि ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को जो कि आतंकवाद या देश की सुरक्षा के साथ समझौता करती हो, उनके किसी भी प्रतिनिधियों को मत नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आतंक को सपोर्ट करके आप वोट बैंक जिनका हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम क्यों नहीं उनको गद्दार कहें? हम क्यों नहीं आतंक को सपोर्ट करने वालों को गद्दार कहें? हम क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं जो आतंकियों के एनकाउंटर पर ही रोने लगते हैं? हम क्यों नहीं सवाल उठाएं? देखिए लावनी जी, आपका अधिकार है, आप आवाज उठाइए, लेकिन आपके आवाज उठाने से सच बदल नहीं जा रहा। गलत सच नहीं हो सकता, सच गलत नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपसे बोला है, कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का लिए लड़ाई लड़ी और आतंकवाद के लिए अपने नेताओं की कुर्बानी दी है। लहूलुहान हुए धरती और लहूलुहान हुए कांग्रेस का हर नेता आतंकवाद के विरोध में और आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के विरोध में। आप जिस बात को लेके बात करना चाह रहे हैं वो नैरेटिव, फिर तो आप उस बलिदान को भी भूल गए। अगर आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो फिर तो आपने उस उदाहरण को ही बुला दिया। क्योंकि मैं बार बार 3 नाम इसलिए महत्वपूर्ण रूप से लेती हूँ क्योंकि इन 3 नामों पर खूब राजनीति की आप लोगों ने। याकूब मेमन के नाम पर क्या कुछ आप लोगों ने किया, क्या कुछ कहा गया, मैंने पढ़कर आपको बता दिया। अफजल गुरु के नाम पर, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी जाकर गलबैया करते हुए नजर आए थे, बताने की जरूरत नहीं है। बटला हाउस एनकाउंटर पर क्या कुछ हुआ, आज क्या कुछ सामने आ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है सर। एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, लगातार फेरिस्त है सर, समय खत्म हो जाएगा। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर से फारूक अब्दुल्ला भी है जिनके साथ भाजपा ने सरकार चलाई। उस टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर वो आपकी मुफ्ती मोहम्मद सैद की है, उसके साथ सरकार चलाई। उसी मुफ्ती लड़की के साथ सरकार चलाई, वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर है। तो मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू, ये भाजपा की नीति है, उसको अगर आप ये तय कैसे होगा नवीन जी? ये तय देश की, सही कहा आपने। जब ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार चलाते थे तब ठीक थे, जब ये एनसी के साथ सरकार चलाते जम्मू कश्मीर में ठीक थे और वहां पर भारत को तोड़ने की बात करते थे। हमने उसकी सरकार साथ में मिलकर के सरकार बनाई और वहां पे आतंकवादियों का सफाया किया तो स्पष्ट हो गया। हमने वहां रह करके कश्मीर से यूनियन टेरिटरी बना दी, उससे इनको कष्ट हो गया। सिस्टम में रहते हुए आतंकवादियों का सफाया किया और सिस्टम को दुरुस्त किया। करोड़ों खरबों रुपया देश का लूटा जा रहा था, उसको रोकने का काम किया तो इनको कष्ट हो गया। अरे आप अगर सरकार चला रहे तो उनके साथ रहते हुए आप करते कि वहां तो आतंकवादियों को मार डालते, आप वहां रहते हुए करते, उनके साथ सरकार चलाते चलाते भारत की सेनाओं का सम्मान करना सीख जाते, लेकिन आपने नहीं किया मित्रों। आज भी मैं आपसे कहता हूं, कम से कम अगर आप इस नेगेटिव नैरेटिव को नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले समय में आपके राहुल गांधी कारपेंटर का चुनाव नहीं जीत सकते, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, जीवित रहनी चाहिए, लेकिन उसको अपने कर्मों को बदलना चाहिए। आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, गलत संगठन में ही आपका दोष नहीं है, लेकिन आपके नेताओं को तो समझना चाहिए ना भाई। अगर वो गलत करते हैं, आपके बहुत सारे नेता विरोध करते हैं। आज गुलाम नबी आजाद को आप पसंद नहीं करते, आनंद शर्मा को आप पसंद नहीं करते, मैं आपको फिर बताऊंगा इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो सच बोलने की हिम्मत जुटा पाए। अगर आप भी सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे, मेरे कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस में बदलाव हो जाएगा और कांग्रेस बन जाएगी। आज कांग्रेस एक यूथ का दूसरा नाम। सच बोलने में डर लगता है क्या कि 10 जनपद से कोई फरमान आ जाएगा? डर लगता है क्या सच बोलने में? सच बोलने में डर नहीं लगता, बेबाक होकर सच बोला जाता। उसी सच के अंदर जो गठबंधन हुआ, जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, उसी के अंदर कई आतंकवादी छोड़ दिए, ये भी सच हिंदुस्तान ने देखा। उसी सच के अंदर, उस गठबंधन के अंदर बहुत सारी ऐसी नीतियों का अवलंबन कर दिया गया, ये भी देश ने देखा। लेकिन ठीक है, सच है, आज सत्ता आपके हाथ में है और जो सूरज उगता है वो चढ़ता भी और वो अस्त भी होता है, अस्त भी होगा और जो अस्त हुआ है वो सूर्य उदय भी होगा। और आप राहुल जी की बड़े बड़े भाई हैं नवीन भाई, जो आप बात कह रहे हैं, राहुल जी का जो वक्त है वो भी आएगा और अगर वक्त नरेंद्र मोदी जी का भी था आया है, सूरज की किरणों की लालिमा रहा है ना रहता है। चंद्रमोहन जी, सूरज की किरणों की लालिमा
उस लालिमा का जिक्र भी कर दीजिए जो इस देश की जनता है, जो इस देश का लोकतंत्र है, जो इस देश का संविधान है, जिसको आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया, जिसका आपने खुलकर माखौल उड़ाया। अश्विनी दुबे जी, बीते 40 मिनट से लगातार चंद्रमोहन जी, उनकी भी सीमाएं हैं, मैं समझ सकती हूं कि जो सोनिया गांधी के बयानों को या सोनिया गांधी का जो व्यवहार था उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी अंतरात्मा भी जानती हो कि सच क्या है। सवाल मेरा आपसे ये है अश्विनी दुबे जी, हम जब ऐसी प्रतिक्रियाओं से जूझते हैं, देखते हैं, जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर बार बार एक सवाल आता है कि हम आतंक से लड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमारी सेना खड़ी है, हमारी पुलिस खड़ी है, लेकिन जिनको दारोमदार देना चाहिए, जिनके बयानों से मनोबल मिलना चाहिए, उनके बयान ऐसे आ जाते हैं कि पूरी की पूरी सिस्टम को ही वो तोड़ देते हैं। और यही हुआ है बटला हाउस एनकाउंटर में। बयानों का कितना फर्क पड़ा पूरी की पूरे इस न्यायिक प्रक्रिया में? निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बयान से, अमर सिंह जैसे लोगों के बयान से और लगातार मोहन चंद्र शर्मा जी की शहादत को गलत बताने वाले, ठहराने वाले और दिग्विजय सिंह का बार बार ऐसा बयान कि हम माफी नहीं मांगेंगे, निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि इस देश में पार्टी की विचारधारा, खुद की विचारधारा, खुद का इंक्लिनेशन, देश की विचारधारा देश के संविधान से ऊपर है। और ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव वाले लोग हैं और ये जितने एक्सपोज होते हैं, माने एक बात, जितनी जिल्लत और जितनी इनकी बेइज्जती होती है, उसके बाद भी ये इस तरह की गतिविधियों को नहीं करते। और ये प्लान्ड मैनर में, एक सेलेक्टिव मैनर में एक विक्टिम कार्ड प्ले करते। जैसे ताहिर हुसैन के केस में आप देखिए, नोइंगली हर कोई जानता है कि ताहिर हुसैन के घर के ऊपर से पेट्रोल बम फेंके गए, हर कोई जानता है कि ताहिर हुसैन के घर के ऊपर से वो ऐसे उपकरण बावजूद उसे बचाने वाले सामने आ गए, बाद भी पैरवी करने वाले सामने आ गए। तो सवाल यही है कि एक तरफ आतंक से जूझना है, आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन उनके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी जो इन आतंक की और आतंकियों की पैरवी करते हैं। क्या उन्हें आतंकी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय की बात बताया, आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन इतना तो तय है, 13 सालों के बाद सच सामने आ गया। 13 सालों के बाद सोनिया गांधी के आंसू आज क्या निकल रहे हैं उस परिवार के लिए जो 13 सालों तक सिर्फ यह साबित करने में जुटा रहा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। क्या उनके लिए भी सांत्वना के 2 शब्द निकलेंगे? क्या कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? और साथ ही साथ ऐसे जिहादी को फांसी ही होनी चाहिए? देश ये भी अपने न्याय तंत्र से अपील करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।